हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं, बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, भारत में साल में 365 त्योहार होते हैं। हाँ, आज आर्थिक स्थिति ऐसी है और हमने अपने काम और दूसरी चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि कई त्योहार खत्म हो चुके हैं। अब भी लगभग 30 से 65 त्योहार मनाए जाते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। अलग अलग लोग लगभग 50 से 60 त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये संख्या भी घट रही है। लगभग 5 या 6 त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ सामाजिक हैं, उनमें से कुछ धार्मिक हो सकते हैं, बहुत कम धार्मिक हैं, बाकी सभी कैलेंडर से जुड़े हैं। लगभग हर भारतीय त्योहार कैलेंडर से जुड़ा है, यानी सौर मंडल में जो हो रहा है उससे जुड़ा है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सौर मंडल की उस दिन की स्थिति के हिसाब से ठीक हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं, यानी जो मानव सिस्टम है, वो इसी धरती से निकला है। ज्यादातर लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें दफन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे कहीं और से आए हैं। नहीं, ये शरीर, इसे बनाने के लिए सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है। तो सौर मंडल में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। तो सौर मंडल में जो कुछ होता है उसे बहुत ही ध्यान से समझा गया है। उसी हिसाब से हमने खास तरह के उत्सव तैयार किए थे और हम वो खास चीजें करते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात, मैं इसे कम शब्दों में कहूंगा क्योंकि जो आपने पूछा है वो बहुत बड़ा विषय है। वो दिन जो हर साल उसी दिन नहीं आता। मॉडर्न कैलेंडर में इसकी एक ही तारीख नहीं होती, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि धरती इस तरह से नहीं घूम रही। यह एक खास तरीके से घूम रही है और धरती थोड़ी झुकी हुई है। आप जानते हैं धरती किस तरह झुकी है? हेलो? झुकी होना सटीकता के संदर्भ में नहीं, मैं धरती के संदर्भ में झुके होने की बात कर रहा हूँ। धरती की धुरी बस इस तरह नहीं घूम रही है, यह इस तरह घूम रही है। इसकी धुरी झुकी हुई है, तो धुरी हमेशा घूमती रहती है। धुरी के घूमने के कारण धरती पर एक तरह की स्थिति बनती है। तो उस दिन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। ये ऊर्जा वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, आप विश्वास मत कीजिए। बस जाकर समुद्र तट पर बैठिए। क्या आप पूर्णिमा की रात में समुद्र को ऊपर उठता देखते हैं? हेलो? तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, क्या आप देखते हैं कि समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है? वैसे आपके शरीर का 2/3 हिस्सा भी पानी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर का पानी ऊपर नहीं उठेगा? शरीर के सभी तरल पदार्थ ऊपर उठते हैं। तो आप यह चीज हर जगह से देख सकते हैं। क्या आप किसी मानसिक संस्थान में कभी गए हैं? नहीं, आप वहां शायद बस एक बार के लिए गए हों। आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देखेंगे कि लोग खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चांद पागलपन पैदा करता है, इसीलिए लूनर और लूनी वगैरह शब्द मौजूद हैं। चांद पागलपन पैदा नहीं करता, वह बस हर चीज को ऊपर उठा देता है। अगर आप थोड़े पागल हैं तो यह आपको ज्यादा पागल बना देता है। आप थोड़े प्रेममय हैं तो यह आपको ज्यादा प्रेममय बना देता है। आप थोड़े ध्यानमय हैं, यह आपको ज्यादा ध्यानमय बना देता है। आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है, क्योंकि यह सिस्टम में एक तरह का उफान है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। If on that night if you lie down, उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं, तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं।
जब मैं एक संपूर्ण इंसान कहता हूँ तो आप चाहते हैं कि इंसान में जो भी क्षमता उजागर की जा सकती है उसे आप उजागर करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह के नहीं हैं कि आप शाम को नशा करके सो जाते हैं तो जो क्षमता मौजूद है आप उसे भी मार देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक संपूर्ण मानव होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज पूरे पैमाने पर हो, तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं। तो आप सीधे बैठना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे। जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं, न कि ऐसे। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले से रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। ये उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम ये कह रहे हैं कि ये दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है।